हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड है। उस पेपर थर्ड में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो अपना अगला चैप्टर है वो है प्लेसेंटा से रिलेटेड, जिसको हिंदी में अपरा कहा जाता है। प्लेसेंटा के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें एक चीज़ जानने की आवश्यकता है, वो ये कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ होता है। देखो, आपने अंडों के प्रकार पढ़े हैं, माइक्रो लेशिथल, मीजो लेशिथल या पॉलीलेशिथल एग जो होते हैं। ठीक है, अब ऐसे जंतु जिनके अंदर पॉलीलेशिथल एग जो होते हैं, मतलब अंडे में पेतक की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, अंडे से डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे जंतु जिनके अंदर पित्तक की मात्रा, अंडों में पित्तक की मात्रा कम होती है, जो न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि योग क्या है, यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, ठीक है, पोषक पदार्थ है। और इस प्रकार के पोषक पदार्थों की अगर कमी है तो वहाँ पर अंडे से डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा, वहाँ पर एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है और उसके बाद में फिर क्या होता है कि एक भ्रूण का निर्माण यहाँ पर होता है। ऐसे जंतुओं में लार्वल स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। तीसरी तरफ हम बात करें, माइक्रोलेशिथल जो एग हैं, उनके अंदर जो है एग में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, योग जो है न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस है वो इतने मात्रा में नहीं पाए जाते जिससे कि वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण कर सके। तो ऐसे जंतुओं में क्या होता है कि जो मदर है वो फीटस को इनडायरेक्ट रूप में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है, प्लस उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किन चीज़ों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए प्लस प्रोटेक्शन के लिए एक अलग प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। और वो संरचना क्या करती है, दोनों के मध्य एक कड़ी के रूप में पाई जाती है। और ये जो संरचना है जो कि न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, वो क्या है, क्या कहलाती है, प्लेसेंटा कहलाती है। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है यहाँ पर, ये प्लेसेंटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और ये सबसे पहले ये दिया था, इसका उपयोग किया था इस वर्ड का, वो थे विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे के अनुसार भाई अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग अवधारणाएं दी, अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी। कुछ ने कहा ये मात्रक उत्तकों का बढ़ा हुआ रूप है, कुछ ने कहा कि मात्रक और जो फिटल जो टिश्यू हैं उनका बढ़ा हुआ रूप है, कुछ ने कहा कि ये एक ब्लड का गुच्छा है जो कि क्या करता है, आदान प्रदान करता है आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का। तो विलियम हार्वे के अनुसार ये क्या है कि ये एक चपटे केक नुमा संरचना है। और ये जो इसका ग्रीक वर्ड है वो भी यही बताता है कि प्लेसेंटा का जो मतलब है वो होता है फ्लैट केक, चपटा केक। ठीक है, और ये चपटा केक क्या करता है, मैंने आपको बताया कि आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का, ठीक है, जो इसेंशियल सब्सटेंसेज हैं और अनावश्यक पदार्थ हैं, अनावश्यक पदार्थों के रूप में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको भी ये क्या करता है, रिमूव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है,
तो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई जानकारी में आपको और एक बात बताई जाए कि प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जिसमें मात्रक तथा जो फीटल ब्लड है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। ठीक है, रीज़न क्या है? ये जेनेटिक इसका रीज़न है कि भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो माता का ब्लड ग्रुप है वो जन्म लेने वाले बच्चे का ही ब्लड ग्रुप हो। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पर माता या बच्चे दोनों में से एक की या दोनों की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जो कि मदर के द्वारा उस फीटस को आवश्यक पदार्थ जो हैं, जो उसके लिए ज़रूरी हैं, न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंसेज हैं, उनकी पूर्ति भी करवाता है, प्लस यहाँ बनने वाले जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको ये वापस भी निकालता है। इसके अलावा इसको कंप्लीट रूप से प्रोटेक्शन देने के लिए भी प्लेसेंटा ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण किस रूप में करवाया जाता है। देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद में आपने सुना है कि जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है वो यूटेराइन कैविटी से अटैच होता है। ठीक है, तो यूटेरस में जिस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पार्ट का इम्प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं रोपण। तो जैसे ही रोपण की प्रक्रिया शुरू होगी, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, हम ये कहेंगे कि यूटेराइन कैविटी जो है वो अपने अंदर कुछ इस तरीके के परिवर्तन कर लेती है। जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ में। यूटेराइन कैविटी जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाती है, और प्लेसेंटा का निर्माण जिनके द्वारा करवाया जाता है या जिस पार्ट के द्वारा करवाया जाता है उसको डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। इस डेसिडुआ की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो, इसमें 3 भाग होते हैं। डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस। इस तरीके की संरचना का यहाँ पर निर्माण होता है। ये यूटेराइन कैविटी है। ये वाला भाग डेसिडुआ बेसिलिस कहलाता है, जहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट का स्थान है ये। ठीक है, दूसरी तरफ है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस
जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। और अंतिम भाग है इसमें कोरियन, इसमें एकदम बीच में रहती है। और ये जो कोरियन है ये कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है। और कोरियोनिक विलाई ऐसी संरचनाएं हैं जो कि आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का आदान प्रदान कोरियोनिक विलाई के माध्यम से ही करवाया जाता है। ये वाला क्षेत्र कोरियन के नाम से जाना जा रहा है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डेसिडुआ कहलाती है। ये एक तरीके से स्पंजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला भाग डेसिडुआ पेराइटेलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है होल स्ट्रक्चर ऑफ डेसिडुआ, जहाँ पर प्लेसेंटा का विकास होता है। और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए ये डेसिडुआ ही मूल रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग जो डिविजन्स बने हुए हैं, मतलब डेसिडुआ के अलग अलग भाग हैं ये, ठीक है ना। अब ये जो अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं जिसमें कि डेसिडुआ बेसिलिस है, कैप्सुलरिस है और पेराइटेलिस है। पेराइटेलिस क्या करता है, कैप्सुलरिस और बेसिलिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और इस क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करवाया जाएगा। अब कोरियोनिक विलाई का निर्माण देखो किस तरीके से होता है। हम एक छोटे से डायग्राम की सहायता से इसको समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से विलाई का फॉर्मेशन होता है और उन विलाई के निर्माण के लिए किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ये है डेसिडुआ वाला भाग। और नीचे की जो संरचना है वो ट्रोफोब्लास्ट के रूप में जानी जा रही है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही क्या करेगी, विलाई का निर्माण करेगी। और इस कंप्लीट डेसिडुआ के अंदर ये रोपित होती हुई चली जाएंगी। ये वाला क्षेत्र डेसिडुआ के नाम से जाना जा रहा है और ये ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। होगा क्या, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये वृद्धि करेंगी क्योंकि भ्रूणीय उत्तक जो हैं वो विलाई के माध्यम से ही आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस डेसिडुआ वाले क्षेत्र को कवर किया जाएगा। और ये डेसिडुआ वाला जो क्षेत्र है इसमें ट्रोफोब्लास्ट की वृद्धि हो रही है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाएंगी, जिनको हम कहते हैं सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट।
ये डेसिडुआ वाला क्षेत्र है। अब आगे इसमें डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर शुरू होता है उसमें ट्रोफोब्लास्ट लगातार वृद्धि करते हुए कंप्लीट सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लेती है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट के रूप में जो जाना जा रहा है उसमें छोटे छोटे लेक्यूना बन जाते हैं। ये एक तरीके से पोरस स्ट्रक्चर है। आप यहां पर लिख सकते हैं लेक्यूना इन सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और यही लेक्यूना क्या करते हैं, किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कोरियोनिक विलाई का निर्माण कर रहे हैं। और ये कोरियोनिक विलाई जो होती हैं वो प्लेसेंटा के अंदर इस प्रकार से धंस जाती हैं कि यहाँ पर ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो हैं उनमें आदान प्रदान ये आसानी से करवा सकें। ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर कि भी कोरियोनिक विलाई किस तरीके की पाई जा रही है और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किस रूप में हुआ है, तो इसके बेसिस पर प्लेसेंटा को अलग अलग रूपों में क्लासिफाई किया गया है और उसके क्लासिफिकेशन की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज जो हमने जानने का प्रयास किया है कि प्लेसेंटा का विकास कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है और क्यों करवाया जाता है, क्योंकि ऐसे जंतु जिनके अंदर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंसेज हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट ऐसी संरचना जो होती है वो माता से लगातार, माता के जो रक्त हैं उससे लगातार जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज यहाँ पर प्रदान करवाए जाते हैं। ठीक है, आगे की जो क्लास है उसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।